ठीक है सारे बच्चे, नहीं सकते, रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अभी सारे बच्चे मुझे बताएं इनर्शिया क्या होता है भाई? Tendency to remain in its state. Tendency of an object to remain in its state. स्टेट से क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, है ना? वही चीज, मतलब जो आपने लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया पढ़ा है ना? इनर्शिया क्या करता है? ये अपोज करता है ना चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ क्या? मोशन। ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहने की, और भाग रही तो भागती रहने की। कब तक ऐसा होगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है, अरे चुप हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो भाई, फिजिक्स में मोमेंट वर्ड का मतलब कोई बताएगा? मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। इस पूरे चैप्टर में, अच्छा एक चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं भूल ही गया, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। लिख लेना था के पीछे, टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड, हाँ वही लिख लो, बल्कि शुरुआत में लिख लो, बल्कि यहाँ पे टॉर्क लिखवाया था आपको। टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। और नहीं, मोमेंटम नहीं, मोमेंट। ठीक है, और मोमेंट का मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, और मोमेंटम का क्या होता है फिजिक्स में? मोमेंटम का मतलब मोशन कंटेंट इन ए बॉडी। मोमेंटम होता है एमवी, उसका मतलब मोशन कंटेंट इन बॉडी। जितना ज़्यादा एमवी होगा उस बॉडी को रोकना, तो चलाना तो आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है क्या? देखो सबका मोमेंट आएगा, पता है? तुमने वहाँ पे तुमने क्या पढ़ा था? मोमेंटम पढ़ा था। यहाँ पे मोमेंटम का भी मोमेंट आएगा। फोर्स तुमने पढ़ा था, फोर्स का भी मोमेंट आ गया। और क्या पढ़ा था आपने? इनर्शिया पढ़ा, इनर्शिया का मोमेंट आ गया। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। देखो भाई समझा रहा हूं मैं, होता क्या पहले आप देखो। इनर्शिया क्या होता है? किसी बॉडी की स्टेट का अपोज करता है ना? वैसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो घूमने का अपोज करता है। मतलब कोई बॉडी घूम रही तो वो घूमती रहेगी, और रुकी हुई तो रुकी रहेगी। समझे? अगर घूमती बॉडी को रोकना है, कोई चीज़ घूम रही है, जैसे मान लो कि मैं व्हील घुमा दूँ बहुत तेजी से, आपसे बोलो रोको उसको, तो क्या करोगे बताओ? हाँ, ब्रेक लगाओगे ना। ब्रेक लगाने में तो टॉर्क लगाना, पता है? मान लो मैं डिस्क घुमा दूँ ऐसे, ठीक है, एक डिस्क को मैं ऐसे घुमा दूँ, और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये कहीं पे माउंटेड है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, और डिस्क को बहुत तेजी से घुमा के मैंने छोड़ दिया, तो डिस्क घूमती रहेगी, ऐसे घूमती रहेगी, कभी रुकने की नहीं। ये रुकेगी कभी? कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आइडियल बात चल रही है, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो आपकी डिस्क घूमती रहेगी। ठीक है, आपको रोकने को बोला जाए तो क्या करोगे? जाओगे ऐसे साइड में ऐसे हैंड लगाओगे, और हैंड लगाओगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन से क्या आएगा बताओ? टॉर्क आएगा ना यार उसमें। नहीं, कोई चीज़ घूम रही, जाके ऐसे साइड में पकड़ लो, जैसे ये डिस्क ऊपर से देखें, ये ऐसे घूम रही हो, और आप जाके यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा दो, तो फोर्स और डिस्क ऐसे घूम रही, तो क्या आएगा इस पर बताइए? टॉर्क आ जाएगा ना। टॉर्क उसको क्या करेगा? रोक लेगा। ठीक है, या कोई बॉडी रुकी है, उसको घुमाना है, तो क्या करोगे आप बताओ? फोर्स कहाँ पे अप्लाई करोगे? अरे सेंटर से हटके कहीं फोर्स ऐसे अप्लाई करोगे तभी तो बॉडी घूमेगी। समझे? तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो काम वहाँ पे फोर्स का होता था, किसमें? लॉज ऑफ मोशन में जो काम फोर्स का होता था, वो काम यहाँ किसका होता है? टॉर्क का। बिल्कुल टॉर्क उसकी जगह सीधा रिप्लेस हो गया। और जो काम मास का होता था, वो यहाँ पे किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट लॉ बनाया जाए, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ, किसमें? इसमें, मतलब रोटेशन में अगर कॉपी किया जाए, तो आप बताओ क्या स्टेटमेंट बनेगा? जहाँ पे फोर्स था वहाँ क्या कर दोगे? टॉर्क। जहाँ पे इनर्शिया था वहाँ क्या कर दोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दोगे। जहाँ पे बॉडी
घूम रही है, दो स्टेट होती हैं, या तो घूमने वाली या रुकने वाली। तो क्या होगा बताओ? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो उसको रेस्ट पे रहना है, कोई बॉडी घूम रही तो उसको कब तक? एक्सटर्नल टॉर्क से पैर लिख लो। ए बॉडी continues to be in a state of rest or a state of rotation until unless क्या unbalanced external torque is applied on it. Unbalanced external torque is applied on it. जब तक आप उस पर बाहर से एक्स्ट्रा टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे, है ना, वो बॉडी क्या होगी आपकी? मोशन में रहेगी। हाँ हाँ, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट हो गया। तो उसमें तो प्रोडक्ट भी होता है ना, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। हाँ, तो टॉर्क मतलब ऐसे एक ऑब्जेक्ट पे कैसे लगा सकते हो? वो तो जैसे वो साइड में लगाओ, थोड़ा साइड में। फोर्स टॉर्क का मतलब कुछ नहीं है। टॉर्क का मतलब किसी बॉडी में जहाँ से घूम सकती हो उस पॉइंट को छोड़ के कहीं भी फोर्स अप्लाई कर दो तुम, तो बॉडी घूम जाएगी। यानी फोर्स से टॉर्क आती है। फोर्स से तो टॉर्क आएगी। टॉर्क हमेशा फोर्स से आएगी, बस फोर्स कहाँ से पास करना चाहिए? उसकी एक्सिस से नहीं पास, साइड में लगा दो कहीं भी, हमेशा टॉर्क आएगा। ठीक है, अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब जैसे मास था, यहाँ पे क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया is the property due to which, जैसे इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, इनर्शिया क्या होता है? स्टेट का अपोज करता है। इनर्शिया प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स स्टेट। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ड्यू टू विच ए बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स स्टेट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता था, इसको हम क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अच्छा इनर्शिया को हम लोग मेजर कर पाते थे? बताओ चार, इनर्शिया का कोई फॉर्मूला होता था? इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता था, है ना। सिर्फ हम ये बोलते थे कि मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ही, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला कि इनर्शिया इतना होता हो। ठीक है, बस हमें इतना पता है कि किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। हैवी बॉडी को चलाना भी मुश्किल होता है और भाग इसको रोकना भी मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं। तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। जो किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका? I इज इक्वल टू कितना? mr स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ये एक्सिस हो गई और एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे ये m मास हो गया, कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर। यूनिट क्या बनेगी? केजी मीटर स्क्वायर। भाई एक सेकेंड, यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर। किन बातों डिपेंड कर रहा है मन बताओ? एक तो डिपेंड कर रहा है मास पे, यस सर, और साथ में इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मास एक्सिस से कितना दूर है। दोनों डिपेंड करता है। तो लिखिए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन मास, it depends on mass and distribution of mass। और इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करता था? सिर्फ मास। मास बड़ा है या मास छोटा उससे मतलब नहीं, समझे। और वैसे लॉज ऑफ मोशन में सारे मासेस को क्या मानते थे? पॉइंट मास। ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे? मास पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है,
अब इसको समझिए आप एग्जाम्पल से। देखो भाई, ये बनाइए डिस्क एक आप, मास m और रेडियस r, ठीक है, ये डिस्क हो गई। और इसको यहाँ पे माउंटेड कर दिया है, ठीक है, किसी उस पे एक्सेस पे, और ये ऐसे घूम रही है। मास कितना है इसका, m है, उसकी रेडियस कितनी, r। घुमा दिया इसको एक्सेस पे, ठीक है। एक और मैंने डिस्क ले ली, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट, उसका मास कितना है m और रेडियस कितनी है r, लेकिन डिफरेंस क्या पता है, डिफरेंस ये है कि उसमें मैंने सारा मास कहाँ पहुँचा दिया पता है, सारा मास मैंने बाहर पहुँचा दिया ऐसे, समझिए आप, और बीच में ऐसे स्पोक्स लगा दी पतली पतली, फिर इसको भी पकड़ के यहाँ से ऐसे घुमा दिया। कितना इसका मास है, इसका मास भी m है और रेडियस भी कितनी है r। यार डिफरेंस ये है क्योंकि मासेस सेम है, रेडियस भी सेम है। सुन लो पूरा स्टेटमेंट सुन लो, मासेस सेम, रेडियस सेम है ना, लेकिन जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। इसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे क्या है, ओनली एट द रिम, सिर्फ हमने सारे मास को कहाँ पहुँचा दिया, अंदर से खाली कर दिया है और सारे मास को बाहर बाहर लगा दिया और बीच में स्पोक्स लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे मास कहाँ पे, मास एट रिम, समझ गए, पतली पतली मैंने स्पोक्स मार दी यहाँ पे, और दोनों को घुमा दिया बराबर, ठीक है, दोनों को मैंने बराबर घुमाया, इसको भी ओमेगा से घुमा दिया, इसको भी ओमेगा से घुमा दिया, दोनों में एंगुलर वेलोसिटी आ गई। एंगुलर वेलोसिटी याद आ रही क्या होती है, एंगल अपॉन टाइम, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा याद करो भाई, ओमेगा की जरूरत पड़ेगी आपको, थीटा बाई टी होता था, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा को फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालते थे, बहुत बढ़िया याद है तो, ओमेगा इस क्या 2πf, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, आपका एक टेस्ट होगा कब, 15 जैन को होगा, टेस्ट होगा 15 जैन को, पूरी मैकेनिक्स आएगी रोटेशन तक, और वहीं से पता चलेगा कि किसकी कितनी तैयारी है। हाँ यही कह सकते हो, कौन कितना पानी में, कहाँ से कहाँ तक, पूरी शुरू से लेके वहाँ तक। ये समझा 11th का फाइनल रिवीजन है, और नहीं कर पाओगे रिवीजन पूरा अप टू रोटेशन, रोटेशन एंड ग्रेविटेशन पूरा। हाँ बस, हाँ अरे 15 जैन बोला ना यार, पूरा कहाँ से, डायमेंशन से लेके यहाँ तक, जितना आपने जो भी सॉल्व कर रहा पूरा पूरा, डायमेंशंस, एरर्स, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन, कोलिजन, सारा फुल जितना पढ़ाया, नहीं सारा 15 जैन को। और ये समझ लेना कि आपका 11th में ये रिवीजन का टाइम है, बाद में नहीं पाओगे रिवीजन टाइम, है ना। अभी पढ़ लोगे 1 महीने ढंग से, मैकेनिक्स रिवाइज कर लोगे तो आपकी रिवाइज हो जाएगी, जो पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में थोड़े बैठ जाएंगे। फिर एक बार 12th में दोबारा से आपका टेस्ट ले लेंगे, 12th में तो चलते रहेंगे आपके 11th के टेस्ट, है ना। तो पूरी मैकेनिक्स 15 जन तक रिवाइज करो, इंगेज में जो पीछे प्रॉब्लम्स बची हैं उनको दोबारा से कर लो एक बार, डीसी पांडे सॉल्व कर लो, ठीक है। इस बहाने आपका प्रॉपर एक रिवीजन हो जाएगा। पर अब अभी भूल जाओगे यार सारा, यार किसी को डायमेंशन याद आ रही, नहीं याद आ रही होगी ना, बताओ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या होती है, उसकी तो आपने ठीक कराई। हाँ कराई नहीं मैंने यार, कशिश को याद है, गुड। चलो भाई, मैं बात क्या कर रहा था, अब सुनो भाई, सुनो पॉइंट सुन दो। मैंने बोला कि दोनों को रोकना है ना, दोनों को सेम टाइम पे रोकना है। तो क्या करोगे, आप जाओगे ऐसे और हैंड को ऐसे लगाओगे, ठीक है, और हैंड से इसको रोकोगे। कितने टाइम में रोकना है, सेम टाइम में रोकना है। मास क्या है, सेम, रेडियस क्या है, सेम, पता है। जब आप रोकने जाओगे सेम टाइम में रोकना है तो आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसमें क्या होगा, समझे। तो क्या चीज़ डिफरेंट है बताओ, बेसिकली मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इनर्शिया क्या हो गया, ज़्यादा। मास देखो, मास जितना ज़्यादा होगा उसको रोकना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा जितना दूर होगा। वैसे तो कोई सोच सकता है ऐसा क्यों, ज़्यादा लगेगा सर, क्योंकि फिर अच्छा मैं कुछ कैच वर्ड्स लिख रहा हूँ, देख ठीक है।
हाँ, आप इनको देख के आप आंसर देना है आप। मैं बोलूँगा कुछ नहीं, ये इक्वेशंस हैं, इनके हेल्प से आप बता सकते हो। भाई मास सेम था दोनों का, बताओ सेम था, रेडियस क्या थी और ओमेगा क्या था? ओमेगा भी सेम था, सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है कि मास एक में तो पूरे उसमें किसमें सेंटर से लेके बाहर तक पूरे में, और एक में क्या है मास सिर्फ बाहर बाहर है, किस पे? आउटर में। तो ऐसा क्या हो गया कि इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और इसमें कम? किसमें कम लगाना पड़ता है? इसमें कम लगाना पड़ेगा फोर्स और इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। रेडियस एक्सीलरेशन के डायरेक्ट यार होगा क्या पता है, देखो आपने पढ़ा ए इज आर अल्फा होता है, तो जो एक्सिस से जितना दूर होता है उसका ए उतना ही ज़्यादा होता है, और जो एक्सिस के पास होता है उसका ए उतना ही कम होता है। ये तुमने वेलोसिटी में पढ़ा है, वी इज आर ओमेगा, कि जो एक्सिस के जितना पास होगा उसकी वेलोसिटी उतनी। जब फैन घुमाते हैं तो सबसे कम स्पीड किसकी होती है? अंदर वाले पॉइंट की, और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? तो किसी घूमती बॉडी में जो स्पीड होती है v इज आर ओमेगा, या जो a इज आर अल्फा होता है, किसका ज़्यादा होता है बताओ? इसका आर ज़्यादा होगा यार, समझे? अब बताओ इन पार्टिकल्स का अगर a देखा जाए तो वो ज़्यादा आएगा, इनका कम आएगा, क्यों? यार इसमें तो कुछ पार्टिकल्स अंदर भी थे अंदर नहीं थे, इसमें सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं? तो इनका एम ज़्यादा होगा ना यार, तो इनको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सेशन से घूम रहे हैं बाहर वाले। और इसमें क्या है, मास कहाँ पे? कुछ अंदर भी और कुछ, तो अंदर वालों को तो इतना एफर्ट नहीं चाहिए ना, जो अंदर वाले घूम रहे हैं यार वो तो धीरे धीरे घूम रहे हो ना। सोचो आप, इमेजिन करो कि जो अंदर के पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन क्या हो रहेगी? स्लो स्लो, और जो बाहर का पार्टिकल होगा वो तो मास जितना बाहर होगा उतनी तेजी से भागेगा, और उसको रोकने के लिए आपको उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को बराबर स्पीड दो, मैं बोलूँ 1 मिनट के अंदर इसको इतनी स्पीड से घुमाना है, इसको इतनी स्पीड से घुमाना है, तो फिर आप पकड़ के घुमाओगे, फिर क्या होगा बताओ? इसमें क्यों ज़्यादा लगेगा? मास सारा एक्सिस से दूर है तो उसको घुमाओगे तो ज़्यादा तेजी से घुमाना पड़ेगा ना उसको, और जो मास नज़दीक है एक्सिस के वो तो इजली घूम जाएगा यार। ये रीज़न होता है एक्चुअली, समझे, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होता है? जिसमें मास एक्सिस से दूर होता है, क्योंकि मास एक्सिस से दूर होगा तो उस पर घुमाने के लिए क्या होगा? ज़्यादा ए प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ज़्यादा ए प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो या ज़्यादा तुमको फोर्स लगानी पड़ेगी, समझे? इनको रोकना और भगाना मुश्किल होता है। ठीक, तो ये एग्जांपल नोट कर लो, लिख लो। फिगर बना लो पहले, है ना, ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल मास रेडियस बट डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या चीज़ें आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल इनका क्या है? मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, ओमेगा भी सेम है। सर आपने भी ओमेगा इक्वल टू 2πf लिखवाया था ना? हाँ, f क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है भाई? एंगल पर यूनिट टाइम। अब मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी f है, आप एक सेकंड में 4 चक्कर लगा रहे हो, एक चक्कर में कितना एंगल घूमेगा? 2π। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी f है तो कितने एंगल घूम जाओगे? एक में 2πf घूम जाओगे यार। कितने में? इन 1 सेकेंड। तो जितना एंगल 1 सेकेंड में घूमते हो वही क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है, समझे? लिख लो, बाकी आप कहानी लिख लेना, जो भी आपने लिखा है लिखो। मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड एन सेकेंड केस, मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप, है ना, मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप स्टॉप डिस्क, ये डिस्क तो नहीं बोलेंगे इसको, तो चलो डिस्क लिख लो, इन सेकेंड केस, बिकॉज mass distribution is away from the center. Mass distribution is away from the center compared to कौन सा केस? फर्स्ट केस।
शॉर्ट में लिखना, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये हो गया ए कितना होता है बताइए, आर अल्फा, समझे? तो ए क्या हो गया बताइए, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो उसको घुमाने या रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर बॉडी घूम रही तो उसको रोकना होगा, और रुकी हुई तो उसको घुमाना होगा। तो एफ क्या होगा बताइए यार, एफ इज एम ए होता है नहीं होता है? एफ किसके प्रोपोर्शनल है बताओ, है ना? और टॉर्क कितना होता है? टॉर्क एफ डी होता है नहीं होता है? तो फाइनाइट टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है बताइए, आर के। तो जितना ज़्यादा मास दूर होगा उतना उतना ज़्यादा क्या आएगा, ए आएगा। जितना ए आएगा आपको उतना ज़्यादा क्या चाहिए, फोर्स, और उतना ज़्यादा फोर्स चाहिए आपको उतना ज़्यादा क्या चाहिए, टॉर्क। तो एक्सिस से जितना दूर होगी बॉडी उसको आपको ज़्यादा टॉर्क देना पड़ेगा। तो तुमको तुम्हारी जो बाइक होती है ना, जो तुम्हारी साइकिल होती है, साइकिल के टायर में स्पोक्स क्यों लगाते हैं भाई? सीधे डिस्क लगा देते हैं वो। स्पोक्स लगाने पर पता क्या होता है, जब आप स्पोक्स लगाते हो तो मास कहाँ चला जाता है, या रिम पे आता है। तो होता क्या है, अगर मास रिम पे आ गया तो फिर उसको घुमाना भी मुश्किल होगा और रोकना भी मुश्किल होगा, है ना? तो रिक्वायरमेंट यही होती है कि एक बार साइकिल चल दे तो चलती रहे वो। तो हम लोग 2-4 पैडल मारते हैं, उसके बाद साइकिल क्या होती है, मूव करती रहती है ना? अगर डिस्क लगा दिया जाए तो तुम जैसे पैडल मारना बंद करोगे ना वो रुक जाएगी, और जैसे पैडल मारोगे चल भी देगी। तो जो आपकी वाली बाइक्स होती है, कौन सी रेसिंग वाली बाइक देखिए, जो माउंटेन बाइक होती हैं, साइकिल होती है ना? उसमें कभी आप ध्यान देखना, अगर आप स्पोर्ट्स चैनल देखते होगे तो साइकिल रेसिंग कभी अगर आपने देखी होगी तो उसमें देखोगे कि जो तुम्हारी साइकिल होती है वो फ्लैट डिस्क लगी होती है, उसमें डिस्क लगी होती है भाई पूरी, स्पोक्स नहीं होती हैं। और वो डिफरेंट टेरेन पे चलाते हैं। जो रेसिंग होती है सीधे रोड पे नहीं होती है, रोड पे तो कोई भी काम कर देगा। कभी कभी वो देखना आप हिल पे चलाते हैं, है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं उस पर चलाते हैं, तो वहाँ क्या करना पड़ता है, तो वहाँ साइकिल को तुरंत रोकना पड़ता है और फिर तुरंत भगाना भी पड़ता है। तो वो डिस्क होती है, तो डिस्क का मोमेंट अवश्य क्या होगा यार, कम होगा। और कम होगा तो तुम जैसे 2 पैडल मारोगे चल देगी, और जैसे पैडल मारना बंद करोगे रुक जाएगी, समझे? लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती कि एक बार पैडल मार दो तो साइकिल क्या हो, चलती रहे। इसीलिए स्पोक्स लगा के उसको बनाता है। उसका रीज़न होता है, समझ गए ना आप? तो आप साइकिल का जब भी आप वो देखोगे टायर, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ हो रहा है। उसके लिए डिस्क लगा दो तो आपको चलाने में दिक्कत होगी। आप जैसे पैडल मारना बंद करोगे रुक जाएगी साइकिल, 2-4 कदम चल के आगे, ठीक है? तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, किसमें, डेली लाइफ में। अगर आप देखो, हाँ, सरफेस स्मूथ से नहीं, मास एक्सिस से जितना दूर होगा उसको रोकना, उसको चलाना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो हमारी साइकिल में रिक्वायरमेंट ये होती है कि 4-5 पैडल मार दो तो साइकिल अपनी चलती रहे, रुके ना, वरना तो परेशान हो गया। तो जैसे पैडल मारना बंद किया तुरंत खड़ी हुई साइकिल, है ना? तो आपको चलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, आई इज टू कितना, mr², है ना? फिर लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वर्ड तो कई बार आ चुका है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है जहां पे एक से ज्यादा क्या हो, पार्टिकल्स हो, बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हो, ठीक है? तो यार ये कोई एक्सिस हो गई, और यहां पे एक पार्टिकल था m1 R1 डिस्टेंस पे, ये m2 हो गया R2 पे, ये m3 हो गया कहाँ पे, R3 पे, ये m4 हो गया R4 को हमने पकड़े घुमा दिया ऐसे, ठीक है? तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये सारे इस एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है? तो जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सभी का मिला के कितना होगा ये? अच्छा, वैसे मैंने आपको अभी नहीं बताया है, ठीक है? थोड़ा बहुत आपने ध्यान से सुना होगा। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि सारी चीज़ें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की चल रही हैं, तो कोई बच्चा गेस कर सकता है कि यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या बनेगा?
देखिए कौन गेस कर पाएगा। जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है ना, F इज ma बेसिकली, बाकी तो पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अप्लाइड फोर्स, है ना। सर एक पार्टिकल पे लगे। मतलब उसकी फॉर्म कैसे चेंज होगी यहाँ पे बताओ। जैसे F इज ma होता था, सर नीचे से टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड ऑफ इनर्शिया है, फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह, और एक ही जगह अल्फा। सर मैंने यही तो बोला था। तो टॉर्क इज आई अल्फा। नहीं, तुमने बोला था टाइम से डिवाइड कर देंगे। नहीं सर मैंने टाइम से नहीं बोला, टॉर्क इज इक्वल्स टू m अल्फा बोला था मैंने। आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। एम की जगह कौन आ गया, आई आ गया। सर मतलब वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास के मोमेंट ऑफ शेयर कर दोगे। अच्छा, जैसे वहाँ पे मोमेंटम सब कुछ वही चलेगा भाई, सब कुछ वही है। तो आप कोई लॉ, कोई आप नई थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, जो आपकी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, बस उसमें फोर्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, ये समझो। आप पूरे चैप्टर की थीम समझो। जो फोर्स है वो यहाँ क्या बन गया है, टॉर्क। जो मास था वो क्या बन गया, बाकी सब कुछ वही है। जैसे उसमें F इज ma होता था, यहाँ क्या होता है, टॉर्क इज आई अल्फा। चलो गैस करो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा। मोमेंटम भी तो होगा घूमने का मोमेंटम, आई ओमेगा। समझ गए आप। चलो एनर्जी का फॉर्मूला गैस करो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ गए। एंगुलर इंपल्स आएगा, सर मोमेंट की इंपल्स होता था फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम होता ना इंपल्स, अभी हमने पढ़ा ना यार। तो टॉर्क इनटू टाइम, समझे। वहाँ पे सारे लॉ वही हैं, बस उनमें सब में क्या आ जाएगा, हर फॉर्मूले में आर आता जाएगा। जैसे टॉर्क में क्या हो गया, F के साथ क्या आ गया, रेडियस आ गई। आई के साथ क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। तो या तो आर से मल्टीप्लाई होगा या आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब कुछ वही चल रहा है। तो आप कोई नई कहानी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ हमने जो एग्जिस्टिंग कहानी पढ़ी हुई है उसी को किस में अप्लाई कर रहे हैं, घूमने वाली डायनामिक्स में। बाकी आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे इसमें, 2-4 पॉइंट्स नए आने वाले हैं, ठीक है। तो थीम वही है, थीम में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इनको सबको ऐड कर दिया तो क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लिख लिया आप। ये लिख सकते हैं ऐसे, क्या, सिग्मा mr स्क्वायर। अब दिक्कत इसमें ये है बस, जैसे वहाँ पे हम लोग फोर्स को सिंपली पढ़ लेते थे, फोर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता था। यहाँ हमारे 2 लेक्चर टॉर्क पे चले गए। वहाँ मास का कोई डिस्कशन नहीं होता था, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आपके 3 लेक्चर जाएंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सारी कहानी वही है। चलो भाई, हाँ नोट कर लो भाई। इसमें क्या नोट करना है, कुछ नहीं करना सर। सबको उठा के ऐड कर दिया। सर मैं इंटीग्रेट क्यों इंटीग्रेट भी हुआ यार, बिल्कुल। अगर कोई पार्टिकल वेरिएबल है, रॉड का निकालना होगा तो करो, क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे ना। अभी तो अलग अलग पार्टिकल्स थे, इनफैक्ट सारी डेरिवेशन इंटीग्रेशन से ही आएंगी। हाँ, तो चलो भाई देखें पहले आपने बेसिक क्या सीखा है। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके लिए, और प्लीज़ में गड़बड़ी नहीं करना, ये आपके स्कूल में भी आएगा, जो बच्चे हैं देख लें। देखो ये 3 मासेस हो गए, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, एम एम और एम, ठीक है। लिखिए भाई, ये बेसिक क्वेश्चन बहुत ढंग से क्या करो आप लोग, जब भी कोई शुरुआत हो ना और बेसिक क्वेश्चन कराए जाए, इजी वाले उनको करो, क्योंकि आगे फिर बड़े कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिखिए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस समझ के कहाँ पे होगी, mr स्क्वायर में। यहाँ पे ना जेड एक्सिस। और हमने यहाँ से पूरे सिस्टम, अब मैं बोल रहा हूँ कि आई अबाउट जेड एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम कैसे घूम रहा होगा, जेड के अबाउट ऐसे घूम रहा होगा। समझ गए, कौन कौन घूम रहा होगा, तीनों। ये आपस में कनेक्टेड है भाई, क्या, मासलेस रॉड्स। ये रॉड्स कैसी हैं, इनका कोई मास नहीं है। तो हमने सिस्टम को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, कैसे, समझ गए, ये जेड एक्सिस हो गई, और हमने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे बताओ,
तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएंगे। बताओ इसका कितना आएगा? इसका 0 है। क्यों 0 आ जाएगा? ये एक्स 0 हो गया। समझ गए? एम आर स्क्वायर आर 0 हो गया ना यार, यहीं से एक्सेस जा रही है। ये कितने डिस्टेंस पे? इसका कितना आएगा? एम स्क्वायर। ये भी कितने पे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 12 ऊपर स्क्वायर। वाला m है वो a/2 पे नहीं होगा? ये रही ना एक्सेस, है ना? तो एक्सेस से आप क्या देखते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ उसकी कितनी डिस्टेंस है? ए डिस्टेंस है ना। इसकी कितनी डिस्टेंस है? ए। इसकी खुद की कितनी? 0। ये 2m स्क्वायर आ गया। ठीक है। बता दो सर, ये आ कैसे लिया? ये रखी है इसके आगे। हाँ तो नीचे वाले कितने रखी है? हाँ, चलो अगला पार्ट लिखिए। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। 3/4 m square. गुड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। तो कैसे घुमा रहा होगा जरा इमेजिन करो। इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहे होंगे, ऐसे ऐसे। समझ गए? ये एक्सिस हो गई ना, ये हमारी एक्सिस हो गई। तो यहाँ से ये दोनों एक्सिस पे इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे होंगे। चलो बताओ भाई कितना आएगा क्या बताना है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। चार बताओ कितना आएगा 2m² आएगा। यार? एक्स एक्सिस से बताना, एक्स एक्सिस से। m² आएगा सिर्फ। 3m²। आराम से सोचो, आराम से सोचो। आप छोटे से क्वेश्चन गलती मत करो। आप लोग सारे बच्चे सही आंसर दे सकते हो। सर 3m²/4। हाँ, ये सही आंसर है। गुरबानी का भी आंसर सही था, सबसे दिया था। देखो किसके अबाउट हो रही बात। आप आराम से थोड़ा ध्यान से सुनो तो आप सारे आंसर सही दे सकते हो आप लोग की। ये हो गई एक्सेस हो गई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? एक्सिस पे आ गया। इसका कितना होगा? ये भी एक्सिस पे आ गया, 0 हो गया दोनों का। ये डिस्टेंस कितनी होती है? 3 इसका आएगा बस। तो 0 + 0। अच्छा, डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। ये कितना होता है? ए। ये होता है 30। इसको मैं y लिख देता हूँ, समझे? तो बताइए आप y/a कितना आएगा? सर 60 नहीं होना चाहिए? y/a कितना आएगा? सारा कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, हालांकि मेरा आंसर सही आ जाता। cos 30 लिखा था मैंने। y/a कितना हो गया? sin 60 हो गया, है ना? तो y कितना आ गया? a sin 60। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताइए?